नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। और कोरोना काल है तो एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपने घरों पे, और पढ़ाई भी साथ साथ चल रही होगी। आज अध्ययन इंफोटेनमेंट पर हम फिर से शुरू करने जा रहे हैं अपने करंट अफेयर्स की सीरीज। और अब आपको करंट अफेयर्स जो है वो वीकली मिलेगा, मतलब सप्ताह भर का जो करंट अफेयर्स होगा वो एक साथ मैं दिया करूँगा। ठीक है, तो इसी क्रम में आज हमारा पहला है 1 जुलाई से लेकर 6 जुलाई तक का करंट अफेयर्स। इसमें मैंने इंक्लूड किया है, इसमें आपके वन लाइनर्स भी इंक्लूड होंगे, और जो आपके डिस्क्रिप्टिव प्रश्न होते हैं या फिर जो शॉर्ट टर्म के प्रश्न होते हैं, जो संक्षेप में लिखे जाते हैं, उस तरह के भी प्रश्न होंगे। ठीक है, और उस तरह के भी पॉइंट्स होंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, और मैं चंद्रवर्धन आपका स्वागत करता हूं अध्ययन इंफोटेनमेंट में। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग अपना वन लाइनर। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले बस एक रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को जो है वो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ लाइक द चैनल एंड प्लीज़ शेयर द चैनल। ओके, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम आपके लिए इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियोज लाते रहें। आइए अब शुरू करते हैं हमारा वीडियो। और सबसे पहले देखते हैं हम लोग वन लाइनर करेंट अफेयर्स को। तो पहला है, समय सीमा विस्तार से चर्चा में रहे सामाजिक शेयर बाजार को भारत में लागू करने हेतु सेबी के द्वारा किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? तो ये हैं ईशांत हुसैन। ईशांत हुसैन हाल ही में यूएनएचआरसी का मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन, उच्चायुक्त की टिप्पणी से चर्चा में रहे पश्चिम एशिया योजना किस क्षेत्र से संबंधित है एवं इस क्षेत्र को लेकर मुख्य रूप से किन क्षेत्रों के मध्य विवाद है? तो यह वेस्ट बैंक है, और इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो है के बीच इसको लेकर के विवाद है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में चीन के दावे से चर्चा में रहे साकतेंग वन्य जीव अभयारण्य किस देश में स्थित है? तो यह जो है भूटान में स्थित है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, किस वैश्विक संस्था ने प्रथम तमिलनाडु आवास क्षेत्र सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम और तमिलनाडु आवास एवं पर्यावास विकास परियोजना हेतु $250 मिलियन के ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किया है? तो वो कौन सा है? विश्व बैंक है आपका। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में चीन में स्वाइन फ्लू से जुड़े हुए किस वायरस का पता लगाया गया है जो महामारी का रूप ले सकता है? तो ये है G4 वायरस। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पिछले 50 सालों में लापता होने वाली महिलाओं की संख्या दोगुने से अधिक होने से चर्चा में रहे रिपोर्ट स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020 किसके द्वारा जारी की जाती है? तो संयुक्त राज्य जनसंख्या कोष के द्वारा जारी की जाती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, मानव परीक्षण से चर्चा में रहे देश की पहली कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन का विकास किस संस्था के द्वारा किया गया है? भारत बायोटेक के द्वारा किया गया है, आईसीएमआर और राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान के सहयोग से। ठीक है, नेक्स्ट है, टिड्डियों के दल के हमले से चर्चा में रहे टिड्डी चेतावनी संगठन LWO की स्थापना कब की गई थी एवं इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। केंद्रीय मुख्यालय इसका कहाँ है? फरीदाबाद। क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ है? तो जोधपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं, हाल ही में भारत सरकार किस कानून के तहत चीन के 59 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम IT एक्ट की धारा 69A के तहत जो है चीन के 59 ऐप्स को बंद किया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्री के द्वारा किस विषय में विश्व के प्रथम ऑनलाइन BSc डिग्री कार्यक्रम को शुरू किया गया है एवं कौन सा संस्थान इसे संचालित करेगा? विश्व का प्रथम है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रोग्रामिंग एंड डाटा साइंस IIT मद्रास, यानी कि IIT चेन्नई इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर से जुड़े किस न्यूज़लेटर के प्रथम संस्करण को लॉन्च किया गया है? तो यह है मत्स्य संपदा। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े प्रतिष्ठित वैश्विक लीडरशिप समिट
कॉग एक्स 2020 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े किस भारतीय पहल को 2 कैटेगरी में इनाम मिला है? तो माई गॉव कोरोना हेल्प डेस्क, इसके बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। नवंबर तक विस्तार से चर्चा में रहे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में प्रति व्यक्ति प्रति माह कितना अनाज उपलब्ध कराया जाएगा? तो 5 किलोग्राम चावल या गेहूं उपलब्ध कराया जाएगा और 1 किलो दाल इसमें उपलब्ध कराया जाएगा, और इसको नवंबर तक जो है वो बढ़ा दिया गया है। हाल ही में सरकार के द्वारा सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 आफ्स्पा के तहत पूर्वोत्तर के किस राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? तो वो नागालैंड को घोषित किया गया है। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अगले अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इंद्रमणि पांडे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आगामी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने एवं नदी बेसिन के प्रबंधन हेतु विश्व बैंक द्वारा 40 करोड़ डॉलर का समर्थन किस योजना में प्रदान किया गया है एवं यह योजना कब प्रारंभ हुई थी? नमामि गंगे योजना को जो है 40 करोड़ डॉलर का समर्थन प्रदान किया गया है, किसके द्वारा? आपका विश्व बैंक के द्वारा। और इसका शुरुआत कब हुआ था? 2014 में हुआ था। हाल ही में सोशल मीडिया पर फेक न्यूज को रोकने हेतु किस वैश्विक संगठन के द्वारा वेरीफाइड और पॉज पहल की शुरुआत की गई है? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। हाल ही में किस भारतीय लेखिका को उनकी किस कृति के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरीज प्राइज 2020 का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो कृतिका पांडे को द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स, द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स, ठीक है। हाल ही में जारी हुए भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के आंकड़ों के अनुसार शिशु मृत्यु दर में क्रमशः उच्च एवं निम्न स्थान पर कौन से राज्य कायम है? तो सर्वोच्च स्थान पर मध्य प्रदेश, मतलब सबसे निम्न स्थान पर 48 नंबर पर मध्य प्रदेश, और सबसे उच्च स्थान पर जो है आपका केरल है, ठीक है। कहने का मतलब है कि सबसे ज्यादा जो मृत्यु दर है वो मध्य प्रदेश में है 48, और केरल में सबसे कम है, वो है 7। हाल ही में जारी हुए भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त आंकड़ों के अनुसार किन राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में क्रमशः जन्म दर सबसे ज्यादा एवं सबसे कम है? तो बिहार में जन्म दर जो है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है, और सबसे कम किस कहाँ है? अंडमान निकोबार में 11.2, और बिहार में सबसे ज्यादा है 26.2। हाल ही में जारी हुए भारत के रजिस्ट्रार, और यही जो आंकड़ा है उसी के अनुसार जो है सबसे मृत्यु दर सबसे ज्यादा एवं कम कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में मृत्यु दर सबसे ज्यादा है, 8 नंबर पर है, 8 है, और दिल्ली में 3.3 है सबसे कम। हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस कानून के तहत बब्बर खालसा, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स इत्यादि संगठन के 9 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किया गया है? तो गैर कानूनी गतिविधियां निषेध अधिनियम 1967 2019 में संशोधित, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष 1 जुलाई को किसके उपलक्ष्य में नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है? तो डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो है इसको मनाया जाता है। हाल ही में भारतीय मूल के किन कृषि वैज्ञानिकों को संयुक्त राष्ट्र द्वारा टिकाऊ खाद्य प्रणालियों के लिए सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक साक्ष्य उपलब्ध कराने वाले समूह में शामिल किया गया है? तो प्रोफेसर रतन लाल और डॉक्टर उमा को इसमें शामिल किया गया है। हाल ही में अमेरिकी कांग्रेस द्वारा 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का रोड मैप जारी करने से चर्चा में रहे अमेरिका का विश्व में कार्बन उत्सर्जन के संदर्भ में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है अमेरिका का, और प्रथम स्थान किसका है? चीन का है। किसमें? कार्बन उत्सर्जन के संदर्भ में। नेक्स्ट है, चीन द्वारा आतंकवादी समूहों को हथियारों की आपूर्ति से चर्चा में रहे अराकान सेना किस देश का आतंकवादी संगठन है? तो यह म्यांमार का आतंकवादी संगठन है। हाल ही में किस भारतीय युवक को सामाजिक बदलाव में असाधारण योगदान के लिए ब्रिटेन के प्रतिष्ठित डायना अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो नीरज मुर्मू को, और यह कहाँ के हैं? तो गिरिडीह झारखंड के हैं। हाल ही में किस व्यक्ति ने वर्चुअल मंच पर आयोजित हुई रेस अक्रॉस अमेरिका अपने नाम की, मतलब उसमें विजयी कौन रहा? तो लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू उसमें विजयी रहे हैं। किसमें? रेस अक्रॉस अमेरिका में, और यह वर्चुअली आयोजित हुआ था। हाल ही में अमेरिकी संचार नेटवर्क की सुरक्षा के लिए किन कंपनियों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा के रूप में घोषित किया गया है एवं यह कंपनियां किस देश से संबंधित है? तो ह्यूआई और ZTE, जो दोनों चाइना की कंपनियां हैं।
उद्योग मंडल फिक्की के द्वारा 2025 तक योजना को जारी रखने की मांग से चर्चा में रही फेम 2 योजना किससे संबंधित है? इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहन को बढ़ावा देने से ये संबंधित है। परियोजना को जल्द पूरा करने से चर्चा में रहे जोजिला सुरंग किस मार्ग पर अवस्थित है एवं किन स्थानों को जोड़ती है? तो जोजिला सुरंग जो है वो कश्मीर और लद्दाख में अवस्थित है और एनएच श्रीनगर करगिल लेह राष्ट्रीय जो आपका एनएच है उसको जोड़ता है, राष्ट्रीय हाईवे को जोड़ता है। तुर्की से गतिरोध उपरांत नौसैनिक अभियान से फ्रांस के पीछे हटने से चर्चा में रहे उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का गठन कब किया गया था एवं इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 1949 में इसका गठन किया गया था और ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। दिल्ली सरकार द्वारा प्लाज्मा बैंक बनाने से चर्चा में रहे रक्त में प्लाज्मा का हिस्सा कितना होता है एवं प्लाज्मा के प्रमुख संगठन तत्व कौन से हैं? तो रक्त में प्लाज्मा का हिस्सा 55% होता है और इसके जो संगठक तत्व हैं वह हैं जल, प्रोटीन, लवण, हार्मोन और ग्लूकोज। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा किस संगठन के नियमों के अनुपालन हेतु खेलों में डोपिंग के खिलाफ राष्ट्रीय अनुपालन मंच के गठन का फैसला लिया गया है? तो यूनेस्को। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के पक्ष में 2036 तक अपना पद संभालने हेतु नागरिकों ने बहुमत से निवर्तमान राष्ट्रपति के पक्ष में मतदान किया? तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। और अब जो है ये 2036 तक जो है राष्ट्रपति के पद पर बने रहेंगे और इसके लिए इन्होंने संविधान संशोधन किया है जिस पर कि लोगों का जनमत संग्रह कराया गया था। सरकार द्वारा खरीद प्रक्रिया की मंजूरी दिए जाने से चर्चा में रहे अस्त्र मिसाइल की विशेषता क्या है? तो यह हवा से हवा में मार करने वाली ऑल वेदर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा व्यापक जन प्रसार हेतु किस अधिसूचना को 8वीं अनुसूची की सभी 22 भाषाओं में प्रकाशित करने का आदेश दिया गया है? तो पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2020 को। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ 4 जुलाई को मनाए जा रहे धर्म चक्र दिवस का संबंध किस ऐतिहासिक घटना से एवं किस स्थान से है? तो महात्मा बुद्ध द्वारा अपना प्रथम उपदेश दिए जाने से इसका संबंध है, उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। और सारनाथ में ऋषिपटन स्थित हिरण उद्यान में से इसका संबंध है। मतलब सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, यह हम सब लोग जानते हैं। तो वही सारनाथ में ऋषिपटन स्थित हिरण उद्यान से इसका संबंध है। हाल ही में भारत और चीन के बीच तनाव के संदर्भ में सुर्खियों में रहे सलामी स्लाइसिंग क्या है? तो छोटे छोटे सैन्य ऑपरेशन धीरे धीरे किसी बड़े इलाके पर अपना कब्जा जमाना, जो कि चाइना करता आता है। धीरे धीरे छोटा छोटा कदम बढ़ा करके वो आगे बढ़ता है, 3 कदम आगे बढ़ता है और फिर क्या करता है, 2 कदम पीछे बढ़ जाता है। तो फिर भी क्या होता है, 1 कदम जो है उसका वो आगे ही बढ़ा हुआ रहता है और इस प्रकार से जो है वो धीरे धीरे जमीनें हथिया लेता है अपने पड़ोसी देशों की। तो इसको सलामी स्लाइसिंग कहा जाता है फौजी टर्म में। फिनेंशियल टाइम्स के अनुसार कोविड-19 महामारी में ग्रोथ करने वाली 100 कंपनियों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सी कंपनी है एवं इस सूची में कौन सी भारतीय कंपनी शामिल है? तो अमेजॉन जो है उसका ग्रोथ जारी रहा और रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो भारतीय कंपनी है जिसका की ग्रोथ जारी रहा कोविड-19 महामारी में भी। हाल ही में भारतीय रेलवे के द्वारा किस नाम से देश की सबसे लंबी ट्रेन चलाई गई? तो शेषनाग 2.8 किलोमीटर लंबी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके रेलवे के एग्जाम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विद्युत उत्पादक संघ द्वारा समय सीमा विस्तार की मांग से चर्चा में रहे तापीय बिजली संयंत्रों को किस समय सीमा के भीतर FGD फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन प्रौद्योगिकी को अपनाना है? तो दिसंबर 2022 से पहले, ठीक है, दिसंबर 2022 इसकी सीमा है। हाल ही में राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रो ने अगले फ्रांस के प्रधानमंत्री के तौर पर किसके नाम की घोषणा की है? तो जियांग कैस्टेक्स जो होंगे वो फ्रांस के अगले प्रधानमंत्री होंगे। 15 अगस्त को लॉन्च किए जाने से चर्चा में रहे भारतीय बायोटेक कंपनी के द्वारा किस वैक्सीन पर क्लिनिकल ट्रायल किया जा रहा है? तो कोवैक्सीन पर क्लिनिकल ट्रायल किया जा रहा है जो कि भारतीय बायोटेक ने बनाया है और इसके बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे इसी वीडियो में। भारत द्वारा परियोजना में अपने 50% लक्ष्य को पूरा करने से चर्चा में रहे अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है एवं यह किस परमाणु प्रौद्योगिकी पर आधारित है? तो काराहास फ्रांस में किया जा रहा है और नाभिकीय संलयन पर यह आधारित है। CAG कार्यालय में स्थापित करने से चर्चा में रहे पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा
अगले 5 वर्षों में कितने नगर वन को स्थापित किया जाएगा? तो 200 नगर वनों को स्थापित किया जाएगा। हाल ही में विभिन्न सैन्य उपकरणों की खरीद से चर्चा में रहे रक्षा खरीद परिषद का गठन कब किया गया था एवं परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो 2001 में रक्षा खरीद परिषद का गठन किया गया था और रक्षा मंत्री जो होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, हाल ही में बहुत सारे उपकरण खरीदे गए हैं, तो यह याद रखिएगा। सरकार द्वारा आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने से चर्चा में रहे किस संगठन द्वारा भारत में दवाओं का मूल्य पर नियंत्रण रखा जाता है? तो राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण जो है वह भारत में दवाओं के मूल्य पर नियंत्रण रखती है। जिस अफ्रीकी देश में पिछले 2 महीने में 350 से अधिक हाथियों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है, तो वो देश कौन सा है? बोत्सवाना है। यह भी बहुत चर्चा में रहा है, याद रखिएगा। हाल ही में जिस बैंक ने देश भर के किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है, तो HDFC बैंक ने यह ऐप लॉन्च किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। खास करके बैंकिंग के स्टूडेंट कोई हैं तो वो बिल्कुल याद इसको रखिएगा। आइए अब देख लेते हैं कुछ प्रीलिम्स बूस्टर्स। कहने का मतलब है कि वैसे फैक्ट्स जो कि प्रीलिम्स में अधिकतर पूछे जा सकते हैं और इनसे जो है आप मेंस का कुछ पॉइंट्स भी देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला है हमारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार किया गया है, जो कि राज्यों द्वारा बराबर जो है मांग इसकी की जा रही थी, तो इसको जो है नवंबर 2020 के अंत तक बढ़ा दिया गया है और इस पर जो है 90,000 करोड़ रुपए से अधिक का व्यय किया जाएगा। ठीक है, और 1 जून 2020 तक एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को जो है 20 राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में लागू किया जा चुका है और 31 मार्च 2021 तक जो है यह सभी राज्यों से में जुड़ जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बारे में। तो यह जो है कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का एक हिस्सा है। योजना के तहत 80 करोड़ राशन कार्ड धारकों को कवर किया गया है। योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रदान किए गए 5 किलो अनुदानित अनाज के अलावा जो है 5 किलो मुफ्त खाद्यान्न प्रदान किया जाएगा और 1 किलो दाल भी जो है इसमें दिया जाएगा क्षेत्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। अब हम चलते हैं खोलोंगछू जल विद्युत परियोजना के बारे में देखते हैं। तो भारत एवं भूटान के बीच जो है इस परियोजना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 600 मेगावाट क्षमता वाली यह परियोजना है। ठीक है, यह भारत और भूटान के बीच पहली संयुक्त उद्यम परियोजना होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इस परियोजना के संयुक्त उद्यम साझेदारों में भारत की तरफ से सतलुज जल विद्युत निगम है और भूटान की तरफ से ड्रूक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन है। ठीक है, और यह जो है 50-50 का दोनों का शेयर होगा। भारत ने 2008 में यह वादा किया था भूटान से कि 2020 तक जो है 10,000 मेगावाट विद्युत क्षमता जो है वहां पर विकसित करेगा भारत, और इसी के तहत जो है 4 परियोजनाएं विकसित की जा रही हैं, जिसमें यह भी जो है खोलोंगछू जल विद्युत परियोजना एक अहम परियोजना है। 600 मेगावाट का यह जो परियोजना है यह रन ऑफ द रिवर परियोजना है, जिसको पूर्वी भूटान के त्रासियांगत्से जिले में खोलोंगछू नदी के निचले हिस्से में स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना के वर्ष 2025 की दूसरी छमाही में पूरा होने की संभावना है और इस परियोजना का निर्माण दोनों देशों के बीच 50-50 संयुक्त उद्यम भागीदारी के रूप में किया जाएगा। अब देख लेते हैं भूटान और भारत के बीच में अन्य कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही हैं। तो अब तक भारत सरकार ने भूटान में कुल 1416 मेगावाट की 3 पनबिजली परियोजनाओं, 336 मेगावाट की चूखा परियोजना, 60 मेगावाट की कुड़ीछू परियोजना एवं 1020 मेगावाट की ताला परियोजना का निर्माण किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर भारत भूटान संबंध के बारे में पूछा जाता है तो आप लिख सकते हैं। और उसके बाद क्या है, तो भारत ने हाल ही में 720 मेगावाट की मंगदेछू जल विद्युत परियोजना को पूरा किया है और दोनों पक्ष 1200 मेगावाट की पुनांग पुनांग पुना पुनात्सांगछू एक एवं 220 मेगावाट की पुनात्सांगछू 2 सहित अन्य परियोजनाओं को पूरा करने हेतु प्रयासरत हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा भारत और भूटान के बीच में चल रही जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में। अब हम लोग देखते हैं गोल्ड नैनो पार्टिकल्स के बारे में। तो हाल ही में राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र तथा गोवा विश्वविद्यालय के द्वारा पर्यावरण अनुकूल तरीके से साइक्रोटोलरेंट अंटार्कटिक बैक्टीरिया का प्रयोग करते हुए गैर विषैले तथा कम लागत वाले
गोल्ड नैनो पार्टिकल्स अर्थात सोने के नैनो कणों जीएनपीज को सफलतापूर्वक संश्लेषित किया गया है। अब देख लेते हैं इसके बारे में कुछ प्रमुख बिंदु। एनसीपीओआर तथा जीयू ने अपने शोध के दौरान नियंत्रित वातावरणीय दशाओं में 20 से 30 नैनोमीटर गोलाकार आकार के गोल्ड नैनो पार्टिकल्स को संश्लेषित किया है। शोध के दौरान सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया पर गोल्ड नैनो पार्टिकल्स के जीनोटॉक्सिक प्रभाव को देखा गया। जीनोटॉक्सिसिटी द्वारा ऐसे रासायनिक एजेंट्स को वर्णित किया जाता है जो डीएनए द्वारा प्राप्त आनुवंशिक जानकारी को नष्ट करने में सक्षम होते हैं। गोल्ड नैनो पार्टिकल्स द्वारा सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकते हुए तथा इसकी कोशिका के डीएनए की आनुवंशिक जानकारी को नष्ट करते हुए बैक्टीरिया रोधी गुण प्रदर्शित किए गए हैं। शोध में साइक्रोटॉलरेंट अंटार्कटिक बैक्टीरिया का उपयोग करके गोल्ड नैनो पार्टिकल्स में सोने के आयन को कम करने के लिए पर्यावरणीय रूप से स्वीकार्य हरित रसायन प्रक्रियाओं का उपयोग किया गया है। साइक्रोटॉलरेंट अंटार्कटिक बैक्टीरिया के अपने विशेष लाभ हैं, जिसे एक बेहतर तरीके से फैलने वाले गोल्ड नैनो पार्टिकल्स में आयन को कम करने के लिए हल्की प्रतिक्रिया स्थिति का होना। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं गोल्ड नैनो पार्टिकल्स और इसका महत्व। गोल्ड नैनो पार्टिकल्स में पारंपरिक सोने की तुलना में अधिक सौर विकिरण अवशोषित करने की क्षमता पाई गई है, जो फोटोवोल्टेइक सेल निर्माण उद्योग में उपयोग के लिए बेहतर साबित हो सकती है। इंपॉर्टेंट है। इसमें विशेष प्रकाशीय गुण भी विद्यमान होते हैं, जैसे 100 नैनोमीटर से अधिक आकार के गोल्ड नैनो पार्टिकल कण पानी में नीले या बैंगनी रंग का प्रभाव उत्पन्न करते हैं, जबकि 100 नैनोमीटर आकार के कण सोने के कोलाइडी कणों के साथ सुर्ख लाल रंग के दिखाई देते हैं। इस प्रकार चिकित्सीय इमेजिंग के निर्माण में इसका उपयोग किया जा सकता है। तो कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जा सकता है, यह याद रखिएगा, पूछ सकता है पॉइंट्स बना करके। गोल्ड नैनो पार्टिकल्स में अद्वितीय भौतिक रासायनिक गुण भी पाए जाते हैं। उनकी जैव रासायनिकता, उच्च सतही क्षेत्र, स्थिरता और गैर विषाक्तता नॉन टॉक्सिसिटी उन्हें चिकित्सीय उपयोग में विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त बनाती है, जिसमें बीमारियों का पता लगाना और उनका निदान करना, बायो लेबलिंग तथा लक्षित दवा वितरण इत्यादि शामिल हैं। ये कण पेप्टाइड्स, प्रोटीन, प्लाज्मिड डीएनए और कीमोथेरेप्यूटिक एजेंटों से बनी विभिन्न दवाओं का स्थानांतरण करने में भी सक्षम है, जिनसे मानव शरीर की कोशिकाओं को उपचारित किया जाता है। इन गोल्ड नैनो पार्टिकल्स का उपयोग समग्र चिकित्सीय एजेंट नैदानिक परीक्षणों यथा जैसे कि कैंसर रोधी, विषाणु रोधी, मधुमेह रोधी और कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाओं इत्यादि में किया जा सकता है। वैज्ञानिकों द्वारा नॉमफेट यानी कि नैनो पार्टिकल ऑर्गेनिक मेमोरी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर नाम का एक ट्रांजिस्टर बनाया गया है। नॉमफेट न्यूरॉन से न्यूरॉन की ओर जाने वाले सिग्नल की गति एवं शक्ति की भिन्नता प्लास्टिसिटी के रूप में पहचाने जाने वाले मानव सूत्र युग्मन ह्यूमन सिनैप्स की नकल करने में सक्षम है। ठीक है, तो इसको और एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो याद रखिएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, अटॉर्नी जनरल शक्तियां और सीमाएं। अटॉर्नी जनरल को हम लोग महान्यायवादी कहते हैं, आपको पता भी होगा। तो हाल ही में जो है के वेणुगोपाल जो हमारे महाधिवक्ता थे, अटॉर्नी जनरल थे, उनको जो है 1 साल और के लिए अटॉर्नी जनरल चुन लिया गया है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो अब देख लेते हैं संवैधानिक प्रावधान अटॉर्नी जनरल के बारे में। तो अनुच्छेद 76 जो है वो आपका अटॉर्नी जनरल से संबंधित है और उसके अनुसार यह जो होता है भारत का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है। कौन? महान्यायवादी। ठीक है, भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होने के नाते अटॉर्नी जनरल सभी कानूनी मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देने का कार्य करता है। भारत का अटॉर्नी जनरल सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व भी करता है। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति देख लेते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त होने के लिए उन योग्यता का होना अनिवार्य है जो उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए आवश्यक होता है। मतलब वही जो भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, और आपका जो है 10 साल का अनुभव होना चाहिए हाई कोर्ट में प्रैक्टिस का। इस प्रकार का जो भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए जो भी नियुक्ति की शर्तें हैं, योग्यता की शर्तें, वही इनके लिए भी योग्यता की शर्तें होती हैं। संविधान में अटॉर्नी जनरल के कार्यकाल के संबंध में कोई निश्चित व्याख्या नहीं दी गई है। हालांकि राष्ट्रपति द्वारा कभी
भी उन्हें इस पद से हटाया जा सकता है। इसके अलावा वो जो है इस्तीफा भी दे सकते हैं, किसको, राष्ट्रपति को। ठीक है। संविधान में अटॉर्नी जनरल का पारिश्रमिक यानी कि पेमेंट जो है वो निर्धारित नहीं किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार अटॉर्नी जनरल के पारिश्रमिक का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और वैसे जो है जो भी एक सांसद को अधिकार और वो मिलता है, अधिकार और शक्ति मिलता है, वो सब इनको प्राप्त होता है। भारत सरकार को अटॉर्नी जनरल के कार्य और शक्तियां देख लेते हैं। तो भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह देना जो राष्ट्रपति के द्वारा सौंपे गए हों, विविध स्वरूप वाले ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो राष्ट्रपति के द्वारा सौंपे गए हों, उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार से संबंधित मामलों में सरकार का प्रतिनिधित्व करना, भारत सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार, संविधान अथवा किसी अन्य विधि द्वारा प्रदान किए गए कृत्यों का निर्वहन करना। उसके बाद देख लेते हैं अटॉर्नी जनरल के अधिकार। तो केंद्र सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में भारत का अटॉर्नी जनरल को भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में सुनवाई करने का अधिकार होता है। वह अटॉर्नी जनरल को संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार होता है, कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है, या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में मताधिकार के बिना भाग लेने का अधिकार होता है। यदि संसद की किसी समिति में इसको जो है चुना जाता है तो उसमें भी जो है वो भाग लेते हैं, लेकिन उसमें भी जो है आपका मताधिकार का अधिकार नहीं होता है, मत नहीं दे सकते हैं। एक संसद सदस्य की तरह अटॉर्नी जनरल को भी सभी भत्ते और विशेषाधिकार मिलते हैं। अटॉर्नी जनरल की सीमाएं देख लेते हैं। तो अटॉर्नी जनरल भारत सरकार के विरुद्ध कोई सलाह या विश्लेषण नहीं कर सकता है। जिस मामले में उसे भारत सरकार की ओर से पेश होना है उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है। भारत सरकार की अनुमति के बिना वह किसी आपराधिक मामले में किसी व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता है। भारत सरकार की अनुमति के बिना वह किसी परिषद या कंपनी के निदेशक का पद ग्रहण नहीं कर सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कोवैक्सीन। अभी हाल ही में हमने ऊपर पढ़ा है कि भारत बायोटेक के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ठीक है। और इसके क्लिनिकल परीक्षण की अनुमति जो है वो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने दे दी है। ठीक है। और जल्द ही इसका जो है मानव क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो जाएगा और 15 अगस्त तक इसके लॉन्च होने की उम्मीद है। भारत बायोटेक कंपनी के द्वारा इस वैक्सीन को भारत चिकित्सा अनुसंधान परिषद मतलब ICMR और राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान के सहयोग से विकसित किया गया है। ठीक है। और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इस वैक्सीन के फेज 1 और फेज 2 के लिए मानव क्लिनिकल परीक्षण की अनुमति दी गई है और जुलाई से जो है इंसानों पर परीक्षण शुरू कर दिया जाएगा। और इस वैक्सीन को हैदराबाद जीनोम वैली में स्थित भारत बायोटेक कंपनी की BSL-3 हाई कंटेनमेंट फैसिलिटी के माध्यम से कोरोना वायरस स्ट्रेन से अलग किया गया है, जिसके बाद में भारत बायोटेक कंपनी को भेजा गया जहां इस स्वदेशी वैक्सीन को विकसित किया गया है। अब भारत बायोटेक का महत्व देख लेते हैं। तो भारत बायोटेक कंपनी देश में महामारियों से निपटने के लिए राष्ट्रीय महत्व के विषय के रूप में टीका के विकास को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत बायोटेक अपने सेल कल्चर प्लेटफॉर्म प्रौद्योगिकी के द्वारा पोलियो, रेबीज, रोटावायरस, जापानी इंसेफ्लाइटिस, चिकनगुनिया और जीका रोगों के लिए भी टीका विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत में कोविड-19 वैक्सीन का निर्माण करने वाली भारत बायोटेक कंपनी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के सहयोग से कोवा फ्लू टीका का भी विकास करने में लगी हुई है। अब देख लेते हैं कॉगएक्स 2020 पुरस्कार के बारे में। तो भारत सरकार के माई गॉव कोरोना हेल्प डेस्क ने 2 श्रेणियों में कॉगएक्स 2020 पुरस्कार जीते हैं। ये पुरस्कार माई गॉव के तकनीकी भागीदार जियो हेप्टिक टेक्नोलॉजी लिमिटेड द्वारा जीते गए हैं। माई गॉव कोरोना हेल्प डेस्क ने 2 श्रेणियों में, प्रथम जो है वो कोविड-19 के लिए सर्वश्रेष्ठ नवाचार की श्रेणी में तथा द्वितीय पीपुल चॉइस कोविड-19 समग्र विजेता की श्रेणी में ये पुरस्कार जीते हैं। कॉगएक्स के बारे में देख लेते हैं। तो कॉगएक्स जो है वो AI मतलब कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आयोजित किए जाने वाले विश्व के प्रमुख आयोजनों में से एक है। प्रतिवर्ष लंदन में आयोजित किए जाने वाले इस समारोह में व्यापार, सरकार, उद्योग और अनुसंधान क्षेत्र से जुड़े 15,000 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा लेते हैं। कॉगएक्स पुरस्कार AI में मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सर्वश्रेष्ठ नवाचारों तथा उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है तो देख लेते हैं ग्लोबा एंडरसोनी के बारे में। लगभग 136 वर्षों के अंतराल के बाद पुणे एवं केरल के शोधकर्ताओं की टीम ने तीस्ता नदी घाटी क्षेत्र के पास सिक्किम हिमालय में ग्लोबा एंडरसोनी नामक एक दुर्लभ एवं गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति की पौधे की प्रजाति को पुनः खोज निकाला है। इस पौधे को आमतौर पर डांसिंग लेडीज
या फिर स्वर्ण फ्लावर्स के रूप में जाना जाता है। इस पौधे को सबसे पहले 1875 में देखा गया था और इसके बाद इसको विलुप्त मान लिया गया था। इस प्रजाति के संग्रह के शुरुआती रिकॉर्ड जो है वर्ष 1862 से 70 की अवधि के बीच के थे, जब इसे स्कॉटिश वनस्पति शास्त्री थॉमस एंडरसन ने सिक्किम एवं दार्जिलिंग से एकत्र किया था। इसके बाद 1875 में ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री सर जॉर्ज किंग ने सिक्किम हिमालय में इसे एकत्र किया था। ग्लोबा एंडरसोनी की विशेषताएं देख लेते हैं। तो सफेद फूल होता है इसका, गैर अनुबंध परागकोश होता है, एक पुंकेसर का भाग जिसमें पराग होता है तथा पीला अधर। इस प्रजाति को गंभीर रूप से लुप्त प्राय यानी कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड और संकीर्ण रूप से स्थानिक यानी कि नैरोली इंडेमिक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह प्रजाति मुख्य रूप से तीस्ता नदी घाटी क्षेत्र तक ही सीमित है, जिसमें सिक्किम हिमालय और दार्जिलिंग पर्वत श्रृंखला शामिल है। यह पौधा आमतौर पर सदाबहार वनों के उपांत में पश्चिमी ढलानों पर लिथोफाइट यानी कि चट्टान या पत्थर पर उगने वाला पौधा के रूप में घने क्षेत्रों में उगता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मतलब इंटरनेशनल एस्टेरॉइड्स डे। 2017 से पहले से प्रत्येक 30 जून को अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है। मतलब 2017 से इसकी शुरुआत हुई थी। संयुक्त राष्ट्र ने क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्टेरॉइड को खतरे को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए 30 जून 2017 से अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मनाने की घोषणा की थी। दरअसल 30 जून 1908 को रूस की तुंगुस्का नदी के पास एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था, जिसे क्षुद्र ग्रह के चलते धरती पर हुआ अब तक का सबसे बड़ा नुकसान बताया जाता है। इसी कारण क्षुद्र ग्रह के खतरे को लेकर जागरूक करने के लिए 30 जून को क्षुद्र ग्रह दिवस मनाने की शुरुआत हुई। अब देख लेते हैं एस्टेरॉइड यानी कि क्षुद्र ग्रह आखिर होता क्या है। तो सौरमंडल में मंगल और बृहस्पति के बीच ऐसे बहुत सारे खगोलीय पिंड विचरण करते हैं जो अपने आकार में ग्रहों से छोटे और उल्का पिंडों से बड़े होते हैं। ये सौर प्रणाली के निर्माण के समय बने चट्टानी पिंड हैं जिन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। तो याद रखिएगा, मंगल और बृहस्पति के बीच ये होते हैं। पहले क्षुद्र ग्रह की खोज साल 1801 में खगोल शास्त्री गुइसेप पियाजी ने की थी। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिकतर जगह आपको नहीं मिलेगा, इसलिए याद रखिएगा। क्षुद्र ग्रह बड़े पैमाने पर सैकड़ों किलोमीटर विस्तृत क्षेत्र में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन जब कोई क्षुद्र ग्रह सूर्य के चक्कर लगाने के बाद पृथ्वी पर गिरकर बच जाता है तो उसे उल्का पिंड कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सांस्कृतिक सद्भाव मंडप। तो इसके बारे में देख लेते हैं। 29 जून 2020 को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश के रामपुर में बहुउद्देशीय सांस्कृतिक सद्भाव मंडप का शिलान्यास किया। रामपुर में हुआ है, उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। यूपीपीएससी वाले खास करके प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। यह सांस्कृतिक सद्भाव मंडप प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत 92 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। इस सांस्कृतिक सद्भाव मंडप में कौशल विकास के लिए ट्रेनिंग, विभिन्न आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां, कोचिंग, कोविड-19 जैसी आपदा में लोगों को राहत देने की व्यवस्था एवं खेल कूद की गतिविधियां आयोजित की जा सकेंगी। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के बारे में देख लेते हैं। अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षणिक सशक्तिकरण एवं रोजगार उन्मुख कौशल विकास को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम मल्टी सेक्टरल डेवलपमेंट प्रोग्राम MSDP का नाम बदलकर प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के रूप में इसका पुनर्गठन किया है। और इसका उद्देश्य देख लेते हैं। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य है अल्पसंख्यक समुदाय के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए स्कूल, कॉलेज, पॉलिटेक्निक, लड़कियों के लिए छात्रावास, ITI, कौशल विकास केंद्र जैसी बुनियादी सुविधाओं का विकास करना है। मतलब अल्पसंख्यक समुदाय के लिए जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना इसका काम है। PMJV के तहत 80% संसाधनों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल विकास से संबंधित परियोजनाओं के लिए रखा गया है। इसके तहत करीब 33 से 40% संसाधन विशेष तौर पर महिला केंद्रित परियोजनाओं को आवंटित किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम MSDP को भारत सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा वर्ष 2008-9 में लॉन्च किया गया था। तो यह भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं G4 फ्लू वायरस, जो कि चीन में एक बार फिर से मिला है। कोरोना वायरस के बाद एक और वायरस। चीन में वैज्ञानिकों द्वारा एक नए वायरस G4 की खोज की गई है, जो वर्ष 2009 के स्वाइन फ्लू से काफी मिलता जुलता है। इस G4 वायरस का पूरा नाम G4EA-H1N1 है। इसमें मनुष्यों में महामारी फैलाने की क्षमता है।
चीन में सुअरों के लिए निगरानी कार्यक्रम के दौरान वहां के नेशनल इन्फ्लुएंजा सेंटर स्थित कई संस्थानों में वैज्ञानिकों के द्वारा G4 वायरस का पता लगाया गया था। इस निगरानी कार्यक्रम वर्ष 2011 से 18 के बीच यह निगरानी कार्यक्रम जो है वर्ष 2011 से 18 के बीच चीन के 10 प्रांतों में सुअरों के 30,000 से अधिक स्वाब नमूनों को एकत्र करके शुरू किया गया था। इन नमूनों में से शोधकर्ताओं ने 179 स्वाइन फ्लू वायरस को अलग किया था, जिसमें से अधिकांश नए पहचाने गए G4 वायरस के थे। यह वायरस जूनोटिक संक्रमण मतलब कि पशु से मानव में संक्रमण उत्पन्न कर सकता है, किंतु अभी तक वायरस के व्यक्ति से व्यक्ति में संचरण के कोई सबूत नहीं मिले हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि नया G4 वायरस जो है वो H1N1 वायरस का ही एक परंपरागत रूप है, जो वर्ष 2009 की स्वाइन फ्लू महामारी के लिए जिम्मेदार था। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी अभी बहुत सारा पॉइंट है, लगभग 30 पॉइंट मैंने टोटल लिखा था, तो अभी 20 पॉइंट बचे हुए हैं। ये वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए, इसलिए जो है इस वीडियो को यहीं पर अभी समाप्त करते हैं। पार्ट 1 इसका नाम मैं रख दूंगा और पार्ट 2 में जो है हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि एक सप्ताह का है एक साथ, इसलिए थोड़ा लंबा होना स्वाभाविक है और उम्मीद है आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे इससे, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आए और आपको कुछ जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और इसका अगर आपको नोट्स चाहिए PDF में तो 9525360283 पर जो है आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। किस पर? 7004385014 पर आप कॉल भी कर सकते हैं और इसका PDF आप प्राप्त कर सकते हैं मामूली शुल्क में, ठीक है। तो अभी के लिए बस मुझे दीजिए इजाज़त, चंद्रवर्धन को, और बस अपना ध्यान रखिएगा कोविड में, ठीक है। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, ठीक है। हमें प्रोत्साहित कीजिएगा, तभी हम अच्छे अच्छे वीडियोज ला पाएंगे। तो चलता हूँ मैं। जय हिंद, वंदे मातरम।